वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के लिए हम एससीएस डेली क्विज के अंदर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए क्विजेज यहाँ पे डेली होती हैं। आप इसको ग्रुप को ज्वाइन करके अटेम्प्ट किया करें अगर नहीं किया है ज्वाइन ग्रुप को तो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे 18 जनवरी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत निर्धारित है। ठीक है, तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इनके अनुसार अगर कोई FDI किसी अमाउंट को कंसीडर करना है तो इट शुड बी 10%। ठीक है, तो जो भी मान लीजिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, तो अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उसमें मिनिमम 10% अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो तब वो FDI के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 1834 में ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो जो चार्टर एक्ट आया था 1833 का, ठीक, उसके अंतर्गत एक जो फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया में गठित किया गया तत्कालीन ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। ठीक, और इसके जो हेड रहे फर्स्ट लॉ कमीशन के, ये लॉर्ड मैकॉले। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अभी भी देखें तो जब वो वाला लॉ कमीशन गठित हुआ था तो उसके बाद अब इंडिपेंडेंट इंडिया में भी लॉ कमीशन जो है वो ऐसे इंटरवल पीरियड्स पे गठित होते रहते हैं, तो उसको भी देखें। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, तो अभी 102nd अमेंडमेंट हुआ था, इसके द्वारा जो हमारा NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। ठीक है, नाउ दिस इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश के रूप में बदलने पर इसका पहला राज्यपाल इनमें से कौन था। ठीक है, तो पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश तत्काल आज का है उसको पहले हम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। ठीक है, तो रीनेम करने के बाद जो हमारे फर्स्ट गवर्नर बने इस स्टेट के, ये थे सर होरमासजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हमारे दिए हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 11 है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस करके। ठीक, आर्टिकल इसमें है 255 से लेके 245 से ये। ठीक है, 245 से 263। ठीक, तो इन्हीं के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे आर्टिकल 245 से 255 के बीच में जो हमारे हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस मेंशन है, तो ऑप्शन डी हम चूज करेंगे करेक्ट। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। तो स्टेट लिस्ट का यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें दिस इज पुलिस। ठीक, बाकी सेंसस और बीमा जो है ये यूनियन लिस्ट के हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑप्शन हम सी चूज करेंगे यहाँ पे। मानवाधिकार हर साल किस तिथि को दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन राइट्स डे है प्रतिवर्ष ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। अनिर्दिष्ट भविष्य में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश यानी कि जिसे डोमिनियन स्टेटस भी कहा जाता है के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी। ठीक है, तो बेसिकली जब इंडिया में साइमन कमीशन आया, ठीक है, तो इनको काफ़ी विरोध घोषित करना मतलब फेस करना पड़ा यहाँ पे, ताकि क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने ही अक्टूबर 1929 में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जो कह लीजिए एक तरीके का वेग ऑफर था टू गिव अ डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का, जैसे कि उपनिवेश का है ना, स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा कहा गया इसमें कि वो इंडिया को दिया जाएगा। और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो है ना उसको आयोजित करने की बात की गई इसी में, और एक जो फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इस सब चीज़ की घोषणा यहाँ पे किया था लॉर्ड इरविन ने। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे करेक्ट है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है। ठीक है, तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारा UPSC, उसके जो चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं तो उनके जो सर्विस की कंडीशन होगी ये सब डिटरमाइन की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी हम चूज करेंगे। अगला देखें कि रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में देखिए RERA, तो बेसिकली एक एक्ट आया 2016 में। ठीक है, ये था आपका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी,
तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। और ये एक्ट बेसिकली लाया गया था जो हमारे होम बायर्स हैं, मतलब जो रियल इस्टेट का सेक्टर है, तो उसमें जो भी घर खरीदने वाले लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, एज वेल एज जो इन्वेस्टमेंट होती है रियल इस्टेट इंडस्ट्री में उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। नीति आयोग को योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो था उसको एबॉलिश कर दिया गया 2015 में ही कह लीजिए, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया, ठीक है, जो गवर्नमेंट का वर्तमान में थिंक टैंक है। तो यहाँ इस ऑप्शंस में ये 2015 है नहीं, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो पहले भी हमने आपको बता रखा है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको अमेंड किया गया, एक ही बार अभी तक हुआ है। तो ऑप्शन 1 चूज़ करेंगे हम, और इसमें जो प्रियम्बल में हमारे वर्ड्स ऐड किए गए सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, इसको भी ध्यान रखें। एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो बेसिकली होती है, तो उसमें जो कोड वगैरह लिखे जाते हैं तो उन्हीं का एक फॉर्मेट होता है एल्गोरिदम। तो उसके एक कह लीजिए विजुअल पार्ट को, जो उसको हम दृश्य निरूपित कर सकते हैं, तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसे एज अ चार्ट के रूप में इन सब चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे, ठीक है। तो आपको याद होगा कि सितंबर 2020 के महीने में 3 कृषि कानून जो ये पारित किए गए, ठीक है। तो उन्हीं से संबंधित ये विधेयक जो है पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था। उस तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, अभी भी यही हैं, तो इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन हमारा फिलहाल यहाँ पे करेक्ट है। और अभी लास्ट ईयर 2021 में नवंबर में इसको तीनों बिल जो हमारे एक्ट बने थे इनको रिपील भी कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है जिससे मनुष्य में पूर्ण अंधापन हो जाता है, ठीक है। तो एक ब्लाइंडनेस की स्थिति होती है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और ये विटामिन ए की कमी से होता है, रेटिनॉल, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है नायलॉन के कारण बाजार से प्रतिस्थापित हो रही है, ठीक। तो बेसिकली देखिए जो जूट हमारा होता है, ठीक है, जूट को ही ये गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। और अभी मॉडर्न टाइम्स में जो नायलॉन आ गया है, नायलॉन के कपड़े देखते हैं आप, और नायलॉन से बनी हुई और चीज़ें, तो चूंकि ये काफ़ी थोड़ा मजबूत होता है जूट के मामले में, तो इस वजह से जो हमारा जूट है अब ये मार्केट से कहीं ना कहीं इसकी जो सेल है ये कम हो रही है, तो इस वजह से मार्केट से लुप्त होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा किस शहर में हुई थी, है ना। तो बेसिकली भोपाल में 1984 के टाइम पीरियड के आसपास एक कह लीजिए यहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, तो उसमें एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट के फैल जाने के कारण, जिससे वहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। तो ऑप्शन हमारा फिलहाल बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पानी की टंकी में फंगस को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है। तो जैसे वाटर टैंक अगर आप देखते होंगे तो उसमें अगर पानी काफ़ी समय तक जमा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो फंगस वगैरह लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को साफ करने के लिए, नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक शामक यानी कि सिडेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि एक निश्चेतक का रूप कह लीजिए, बेहोश हो जाएगा आदमी अगर इस कंपाउंड का हम यूज़ करेंगे, तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है इसका यूज़ करता है। तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन का उपयोग औद्योगिक स्तर प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, बेसिकली जो ये हमारा लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन है, तो एक टेक्नोलॉजी होती है क्रायोजेनिक्स, ठीक है। तो इसको कह लीजिए इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो होता है, जैसे आजकल आप रॉकेट्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और इसमें इस टेक्नोलॉजी में जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, इसको रखा जाता है टेम्परेचर इनका -190 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, ठीक। तो इस कुछ प्रक्रिया के माध्यम से क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी जो है काम करती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, ठीक है। तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम देखेंगे, तो जो हमारा
ये विबग्योर के जो कलर्स हैं अगर इनके अमंग हम देखेंगे तो इसमें सबसे कम कलर होता है वॉयलेट यानी कि बैगनी का, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है कह लीजिए ये रेड लाइट की होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। बादल किसके कम होने के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, ठीक है। तो जो बादल बेसिकली आपके जो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं, ठीक है, तो इनमें जो लो डेंसिटी होती है इसके कारण से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हम चूज़ कर लेंगे। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कभी कभी देखते होंगे ना कि सरफेस कोई है वहाँ पे अगर कोई जैसे साबुन का झाग है तो उससे एक ऐसा बुलबुला बन जाता है, ठीक। तो अगर हम देखें कि इसके अंदर जो प्रेशर है तो ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उससे ज़्यादा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? चूँकि जो इसके बुलबुले के अंदर में जो हमारा सरफेस टेंशन है और इसका बुलबुले का रेडियस है ना, इन दोनों की वजह से होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर छोटा होगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा या बुलबुले का आकार कह लीजिए बड़ा होगा तो उसमें सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। पर वो होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए चूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं और किस चीज़ से संबंधित है वो लिखा है। तो सेल्सियस जो है वो तापमान मापने का एक क्राइटेरिया है। किलोवाट घंटा बिजली के लिए है। RH फैक्टर जो होता है ये ब्लड के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्टर स्केल ह्यूमिडिटी के लिए दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। रिक्टर स्केल से हम जो हमारा अर्थक्वेक होता है उसकी जो एम्पलीट्यूड वगैरह होता है वो नापते हैं, ठीक है। ह्यूमिड जो आर्द्रता होती है ह्यूमिडिटी इसके लिए एक हाइग्रोमीटर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ हीट अगर हम देखें तो कैलोरी और जूल ये सब हीट जो है मेज़र करने की यूनिट्स हैं। सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर के लिए है, ठीक, ध्यान रखिए। नाइट विज़न उपकरण में निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो जैसे जो स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं जो नाइट विज़न के बाइनोकुलर्स वगैरह होते हैं दूर देखने के लिए, तो इसमें क्या होता है इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं इसका यूज़ करता है, ठीक। इसके अलावा जो आपका रिमोट कंट्रोल अगर देखते हैं आप टीवी के घर के उसमें भी इंफ्रारेड यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम बेसिकली डेवलप किया गया एडवर्ड टेलर के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो DST जो है बेसिकली ये सब इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। CSIR है तो ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। फिर DAE है जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होता है, ठीक है। बट जो यहाँ पे ICSSR है ये बेसिकली क्या होता है हमारा कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक। तो ये ह्यूमैनिटी से संबंधित हो जाता है तो ऑड हो जाएगा ये। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, ठीक, जिसके द्वारा लिमिट कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर वो लोकसभा की टोटल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, ठीक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पहली बार विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किस वर्ष में प्रकाशित किया गया, ठीक। तो जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इन्होंने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और सबसे पहली बार किया गया वर्ष 2006 में। लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में निहित है, ठीक है। तो जो हमारा जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है तो देखेंगे तो प्रियम्बल में भी है, प्रस्तावना में भी है, मौलिक अधिकारों में है, मौलिक कर्तव्य में भी है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है। तो इससे संबंधित अनुच्छेद और प्रस्तावना में भी इसकी लाइन आप देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है जो एक नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है आप अपने आसपास या घर में भी आपने यूज़ किया होगा तो उस स्केल पे जो हमारा नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको अगर फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे एक बात और ध्यान रखें कि जो टेम्परेचर की हमारी SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है, ठीक है।
निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो कुंभ मेला बेसिकली 4 जगह मनाते हैं, जिसमें कि पहला है आपका हरिद्वार, जो गंगा नदी किनारे मनाते हैं। फिर आपका प्रयागराज इलाहाबाद जो कि है, यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे मनाते हैं। तीसरा है आपका ये नासिक। ठीक, तो नासिक में कौन सी नदी है? हमारी गोदावरी। और चौथा जो है ये उज्जैन है, यहाँ पे शिप्रा नदी के, है ना। तो ये सब ध्यान रखिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें नासिक मिल रहा है, तो ऑप्शन बी जो है उसको चूज कर लीजिए। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है? ठीक है, तो जो हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, ये जो हमारी 5 रिट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको जारी कर सकते हैं आर्टिकल 2 to 6 के अंडर में। और सुप्रीम कोर्ट अगर यही रिट जारी करता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत करेगा, फंडामेंटल राइट्स में जो दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किया था? ठीक है, तो सर्वोदय प्लान बेसिकली एक जो गांधीयन प्रिंसिपल्स थे उससे इंस्पायर होकर यहाँ पे फॉर्मुलेट किए गए जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि मेनली एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, सेल्फ रिलायंस, ये सब के ऊपर यहाँ पे एम्फेसिस किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष में पेश किया गया था? ठीक है, तो बेसिकली एक जो हमारा कह लीजिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक एक्ट आया था, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट, ऐसे करके। तो यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट किया गया वर्ष 2015 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, तो इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो हमारा सिविल सर्विसेज जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चली जा रही थी, तो ट्रांसफॉर्म किया गया उसको इंडियन वर्जन के हिसाब से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये अग्रणी माने जाते हैं इस चीज़ में, और इन्हीं को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। तो उस टाइम पे 2 सर्विसेज थी, ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस। बाद में 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी इसमें ऐड किया गया। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। निम्न में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? ठीक है, तो ये एक स्लोगन है हमारा सिक्योरिटी फोर्स जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स इनका। ठीक, और इस फोर्स की स्थापना हुई थी सितंबर 1986 में, इसको भी ध्यान रखिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हमारा जो है ये रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से है? तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा हमारा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप का ये कवर होता है इसमें, और नंबर ऑफ इलेक्टर्स की दृष्टि से सबसे छोटा है। और इन टर्म्स ऑफ एरिया देखेंगे, कह लीजिए स्मॉलेस्ट एरिया वाइज अगर कह लीजिए तो ये हो जाता है आपका दिल्ली का चांदनी चौक। ठीक, और एरिया वाइज देखें सबसे बड़ा तो इधर लद्दाख है। ठीक, तो ये सब ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने 2005 में एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति की स्थापना की थी? ठीक है, तो एक कमेटी ड्राफ्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूट की गई जो पुलिस के लिए एक न्यू मॉडल लॉ लेके आए। तो उसके चेयरमैन थे सोली जे सोराब जी। ठीक है, काफ़ी रेपुटेटेड वकील रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के भी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए। हमारे भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? ठीक है, तो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे आर्य समाज के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, तो इनका एक प्रयत्न ये रहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके थे उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देने के लिए ये शुद्धि मूवमेंट चलाया गया। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन भूदान आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है? ठीक है, ये अग्रदूत है। तो ये बेसिकली एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था, 1951 में स्टार्ट किया गया। एक गांव था पोचमपल्ली। ठीक है,
और वर्तमान में जो तेलंगाना राज्य है ये वहाँ पर स्थित है, और विनोबा भावे जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। निम्न में से किस विटामिन की कमी से मनुष्य में रक्ताल्पता होती है? ठीक है, तो अगर ह्यूमन में एनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबल अगर हम इनमें से देखें तो विटामिन B12 है हमारा, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कोबालमिन। ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्जक रोगों का विषय किसका एक भाग है? ठीक है, तो जो हमारे इन्फेक्शियस या फिर कंटेजियस डिजीजेस हैं, ये पार्ट है हमारे कॉन्करेंट लिस्ट का। ठीक, बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज रिकॉर्डिंग टू दिस, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर्स के संदर्भ में एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? ठीक, तो एक जैसे यूनिट है ये मेमोरी काउंट करने की, निबल में होता है 4 बिट्स। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निजी रक्षा का अधिकार निम्न में से किसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है? ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, अपनी खुद की रक्षा आप करते हैं, तो वो किस नेचुरल इंस्टिंक्ट पे आधारित है? ठीक है, तो ये होता है आत्म परिरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक ही व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? ठीक, तो ये 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में। ठीक है, इसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया है कि किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, तो वो मध्य प्रदेश की भी गवर्नर थी। ठीक है, तो ये वाला प्रोविज़न इसमें किया गया, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हम करेक्ट चूज़ करेंगे। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? ठीक है, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हमारा जो 1951 से 1981 का ये दशक है लास्ट वाला। ठीक है, तो इन 3 दशकों में क्या हुआ कि इंडिया की जो मोर्टेलिटी रेट थी वो रैपिडली फॉल हुई, और जो फर्टिलिटी रेट थी वो एकदम से हाईली फर्टाइल हुए। ठीक है, तो ग्रोथ रेट इस बीच में काफ़ी बढ़ा, तो इसलिए इसको इस डिकेड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है, जनसंख्या भारी मात्रा में बढ़ी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप देखें, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।